सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का तीसरा अध्याय, हमारी बदलती पृथ्वी या अवर चेंजिंग अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का स्वरूप प्रतिपल बदलते रहता है। कहीं पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, झीलें हैं। ये सब प्राकृतिक कारणों एवं मानवीय कारणों से बदलते रहते हैं। हम इस अध्याय में प्राकृतिक कारकों से किस प्रकार पृथ्वी का स्वरूप बदलता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और मानवीय कारकों से कैसे बदलता है देख लीजिए। अगर हम खेती किसानी करते हैं, कहीं माइनिंग का कार्य हो रहा है, खुदाई का कार्य हो रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इससे हम पृथ्वी का स्वरूप बदलते रहते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी का स्वरूप बदलता है उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और कुछ त्वरित भी होने वाली घटनाएं होती है। मानवीय कारकों में जैसे हमने डैम का कंस्ट्रक्शन किया तो एक नया झील या तालाब का निर्माण होता है। जैसे कि आप सरदार सरोवर डैम के बारे में जानते हैं, आप पुनासा डैम के बारे में जानते हैं। तो यह है मानवीय कारक। सड़कों का निर्माण, इंडस्ट्रीज़ का निर्माण, ये सब मानवीय कारक है जो पृथ्वी के स्वरूप को बदलते हैं। आइए पढ़ते हैं प्राकृतिक कारकों के बारे में। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानी जाती है। देख लीजिए, साउथ अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट, ये सब स्थलमंडलीय प्लेट्स है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। ये क्यों घूमती है या क्यों इनमें परिवर्तन होते रहता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर, जैसे हमने इनसाइड आवर अर्थ वाले चैप्टर में देखा था कि पृथ्वी के अंदर इनर कोर में लावा है, तो पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भूकंप एवं ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड जैसी ये आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देख लीजिए, स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। और इस मानचित्र में आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये विभिन्न प्रकार की स्थलमंडलीय प्लेटें हैं जिन पर महासागर एवं महाद्वीप टिके हुए हैं। देख लीजिए, पृथ्वी की गतियाँ जो कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानी जाती है। अंतर्जनित बल, इसमें आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल शामिल होते हैं। आप आकस्मिक बलों में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन शामिल है। वहीं पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल शामिल है, ये अंतर्जनित बल कहलाते हैं। वहीं बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं शामिल है, इरोजन एंड डिपोजिशन। और ये किस वजह से होता है? नदी के बहते जल के द्वारा, पवन के द्वारा, पवन मतलब तेज हवाएं, और समुद्री तरंगों के द्वारा, और हिमनद या ग्लेशियर्स के द्वारा होता है। तो ये पृथ्वी की गतियां हैं, एंडोजेनिक और
एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसकी वजह से पृथ्वी का स्वरूप बदलते रहता है। आइए पढ़ते हैं अंतर्जनिक बलों में सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसा कि आप इन मानचित्रों में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से गर्म लावा पिघलकर बाहर निकल रहा है और ये नीचे पिघला हुआ लावा भी है। ये दो प्रकार के होते हैं, सुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये देख लीजिए, ज्वालामुखी में के मानचित्र से हमें स्पष्ट होता है कि कैसे पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा कोस्ट से किस प्रकार मैग्मा बाहर निकलता है। जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसे निकास या वेंट कहा जाता है और वह छिद्र जहाँ से निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ गैस एवं राख निकलती है और अन्य छिद्रों से या अन्य वेंट से लावा बाहर निकलता है। देख लीजिए, ये विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार होता है। दूसरा जो कारण है वह है अर्थक्वेक या भूकंप, और आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं भूकंप में एपिसेंटर कौन सा है, फोकस कौन सा है और किस प्रकार कंपन उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं इसमें गोलाकार चित्र है या ये वेव्स होती है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है और इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है यह उद्गम केंद्र कहलाता है या फोकस कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, जहां पर सबसे अधिक नुकसान होता है। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गति करती है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होते जाती है। जैसा कि आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं, भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा इसे अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करिए तो इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त होती है। तो देख लीजिए, उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का केंद्र अधिकेंद्र कहलाता है। तो और ये प्लेट सीमाएं हैं, तो इसमें भूकंप का फैलाव हम आसानी से देख सकते हैं। और देख लीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक अध्ययन भी करते हैं। आप जानते हैं कि 2001 में भुज में भूकंप आया था और 26 जनवरी के दिन की बात है जब सभी लोग हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हो रहे थे नए वर्ष में, और सभी बच्चे प्रभात रैलियाँ वगैरह कर रहे थे, स्कूलों में झंडे फहर रहे थे। उस दौरान भूकंप आया था और इसने काफ़ी विध्वंस मचाया था। तो यदि हम भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है क्योंकि यह एक आकस्मिक घटना है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ पता भी चलता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि जानवर इन तरंगों को बड़ी आसानी से और मनुष्य से शीघ्र पहचान लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक सांप हमारे कंपन से ही भाग जाता है, तो उसी प्रकार जानवर भी इन कंपनों को बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। तो अगर जानवर हमारे तबेले में ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, ज़्यादा रंभा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि भाई भूकंप आने वाला है। तालाब में मछलियाँ उत्तेजित होने लगती हैं और सांप धरातल पर निकल आते हैं। तो इन तरीक़ों से हम जान सकते हैं कि भूकंप आने वाला है, तो इससे हम सतर्क होकर बच सकते हैं। तो कैसे बचाव कर सकते हैं? क्योंकि भूकंप को हम रोक नहीं सकते, तो भूकंप के दौरान हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए जिससे कम नुकसान हो? तो सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में खड़े होना चाहिए,
क्योंकि अगर हम दीवार के कोने में खड़े होंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि छत में दो तरह से जॉइंट मिलता है, तो उसका जल्दी टूट कर गिरना संभव नहीं है, तो हम वहाँ आसानी से बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर घर में हम बीच में हैं तो वो छत नीचे आसानी से गिर सकती है, तो वहाँ हमें नुकसान हो सकता है। ऐसे ही अगर हम किचन में हैं तो हमें जो गैस रखने की रैक होती है उसके नीचे छुप जाना चाहिए, टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, जिससे कि हमें कम नुकसान हो। और हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? आग वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। अगर कहीं चिमनी है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है तो उसके दूर रहना चाहिए। और टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण, तस्वीर एवं फ्रेम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट कर चटक कर गिरे तो इससे हमें चोट लग सकती है। और हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास के साथ करें। आज आप कक्षा 7वीं में यह चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप भी अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों को, परिवार के लोगों को ये ज़रूर बताएं कि हम भूकंप से कैसे बच सकते हैं, ताकि हम इसकी हानि को कम कर सकें। देखिए, भुज में जो भूकंप आया था उसका एक बार फिर कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। और इसमें स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका हुई थी। और भूकंप के 3 दिन तक भी कई जगह पर रसद या आवश्यक सामग्रियां नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ क्या क्या हुआ था बेटा? तो फ़ोन लाइनें, जल की पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार की लाइनें, ये सब ठप हो गई थी, तो लोग किसी को बता भी नहीं पा रहे थे। कई जगह चारकोल और औद्योगिक क्षेत्रों में आग लग गई थी इस वजह से। और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और मुख्यमंत्री जो थे उस समय गुजरात के नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी केंद्र सरकार से अपील की थी कि वे उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाए। वित्तीय सहायता पहुंचाई गई थी। देख लीजिए इसका क्या था, 6.9 रिक्टर स्केल पर ये 8:46 पर सुबह 26 जनवरी के दिन आया था। और लगभग 20,800 लोगों की इसमें मौत की संभावना है। तो हम इस भूकंप को नापते कैसे हैं? तो भूकंप को नापने के लिए एक भूकंप लेखी या एक रिक्टर स्केल होती है, जिससे यह भूकंप नापा जा सकता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी या रिक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। और यहाँ पर 6.9 का था, तो इससे बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। वैसे हमारे देश के विभिन्न भागों में भूकंप आते रहते हैं। तो ये, और तीसरा है बेटा लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। यह भी अचानक होने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो पृथ्वी की मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं और उस पर जो बाह्य जनित फोर्स है उससे क्या होता है, उससे किस प्रकार स्वरूप का परिवर्तन होता है। तो आप जानते हैं अपक्षय एवं अपर्दन, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होते रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय का मतलब होता है बेटा बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटी छोटी टुकड़ों में टूटना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी सैल या हिम की चट्टान एक छोटे टुकड़े में टूट रही है। तो ये भूदृश्य जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। तो अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण
करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक नदी के द्वारा किया गया कार्य, समुद्री तरंगों के द्वारा किया गया कार्य, हवा के द्वारा किया गया कार्य जिससे सैंड डून्स वगैरह बनते हैं, और ये हिमनदों के द्वारा किया गया कार्य, और हम इन्हीं का विस्तृत अध्ययन अगली स्लाइड्स में करेंगे। तो नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। और आप देख सकते हैं नीचे मानचित्र में भी बेटा कि नदी जैसे पर्वतों से निकल करके मैदानी भाग से बहती हुई जब समुद्र में मिलती है तो पूरे क्षेत्र में कुछ न कुछ दृश्य बनाते हुए चलती है। तो जब ये पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है और इसका प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, ये अपर्दन की क्रिया ज़्यादा करती है, तो उस दौरान वी आकार की घाटी बनाती है जिसे गार्ज कहते हैं, और जिसे महाखड्ड कहते हैं, गार्ज कहते हैं, और ये जलप्रपात भी बनाती है। तो आप देख लीजिए जलप्रपात कैसे बनता है। जब किसी ऊपरी सतह से जल निचली सतह पर गिरता है और वो कठोर सैलों को तोड़ता हुआ, काटता हुआ नीचे की तरफ जो मृदु सैलें होती है उसको काटता है और नीचे की कठोर चट्टान पर गिरता है, तो इस प्रकार जलप्रपात का निर्माण होता है। देख लीजिए जलप्रपात के बारे में आप जानते हैं कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, एवं अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये विश्व के बड़े बड़े जलप्रपात है। आप हमारे मध्य प्रदेश के जलप्रपात से भी जरूर परिचित होंगे। जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट भेड़ा घाट का धुआंधार जलप्रपात, या रीवा में चचाई जलप्रपात, और भी बहुत सारे जलप्रपात है जो हम देखते हैं। ज़्यादा दूर अगर नहीं जा रहे हैं तो महेश्वर के पास चले जाइए, वहाँ पर भी हमें जलप्रपात देखने के लिए मिलता है, थोड़ा छोटा जलप्रपात जो सहस्त्र धाराओं में बहता है। तो इस प्रकार कठोर चट्टानों से ऊपरी सतह से गिरने पर जलप्रपात बनते हैं। अब जब नदी मैदानी भागों में विचरण करने लगती है तो वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं देख लीजिए। तो वहाँ मानचित्र में भी देख सकते हैं आप, डिपोजिशनल प्लेन, ऑक्सबो लेक, है ना, और इरोजन और डिपोजिशन की वजह से मैदानों का निर्माण होता है। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। बड़े बड़े जो मोड़ होते हैं उसे विसर्प कहते हैं। और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम चाप झील कहते हैं। और आप यहाँ चित्र में चाप झील या ऑक्सबो लेक के बारे में आप नीचे देख भी सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से बताया भी गया है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं असम में और बिहार में गंडक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत बाढ़ आ रही है। और इस बाढ़ आने से क्या हो रहा है कि नदी अपने तटों के बाहर बहती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आती है, और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। निक्षेपण करना मतलब डिपोजिशन करना, जमा करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। जो नदी के तट उत्थित होते हैं, उठे हुए होते हैं, उन्हें तटबंध कहते हैं। और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित होने लगती है। जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो इन्हें वितरिका कहा जाता है। तो यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, और सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेल्टा, और विश्व का प्रसिद्ध डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो कि बांग्लादेश और भारत में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहानों पर बना हुआ। तो ये विश्व का प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा का मानचित्र भी यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। अब दूसरा हम देखेंगे
बहिर्जनिक बलों में समुद्री तरंगों के कार्य। आप जानते हैं समुद्र भी अपने तटीय इलाकों में लगातार निक्षेपण और अपर्दन की कार्य करते रहती हैं। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती है। आपको मालूम है कि समुद्र में तरंगे आती है, लहरें आती है और ये लगातार तटों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहा जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में भी। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, और ये जो छत बचती है जब, तो इसे तटीय मेहराब के नाम से जाना जाता है। और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बची रहती है, तो ऐसी दीवारों को स्टेक कहा जाता है। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु भी कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण भी करती है। तो इस प्रकार समुद्र की तरंगों के द्वारा या लहरों के द्वारा जो प्रकृति के स्वरूप में बदलाव किया जाता है, उसे हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला देखिए हिमनद के कार्य। हिमनद का मतलब क्या होता है? हिम की नदी या हिमानी, बर्फ की नदी। ये जो हिमनद या हिमानी जो होते हैं वो बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी, गोल गोल आकार की पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं हिमनद हिमोड़ को बताया गया है। अब पवन के कार्य या हवा, तेज गति की पवन। क्या रेगिस्तान देखा है कभी? हाँ देखा है, बहुत बार फिल्मों में रेगिस्तान का जिक्र आता है। नन्हे जैसलमेर फिल्म में रेगिस्तान के बारे में ही, रेगिस्तान पर ही फिल्माया गया है, या और भी बहुत सारी फिल्मों में। तो बालू के टिब्बे कुछ विशेष रूप से नज़र आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, चित्र में दर्शाया गया है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। तेज गति से बहती वाली हवा ये अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक होती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की सैल देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे चित्र में दिखाया गया है, छतरी की तरह है, जिन्हें सामान्य छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, अम्ब्रेला की तरह हो जाते हैं। इन्हें छत्रक सैल कहा जाता है। पवन चलने पर वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी बन जाती है। इसे बालू का टिब्बा कहते हैं, जिसे आप यहाँ ऊपरी चित्र में देख सकते हैं। और जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं, और चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। तो आप इन चित्रों में बड़े आसानी से समझ सकते हैं छत्रक सैल के बारे में भी, बालू का टिब्बा के बारे में भी और लोएस के बारे में भी। और आप देख लीजिए हमारे देश का प्रसिद्ध डिज़र्ट थार डिज़र्ट, जिसको यहाँ मैप में भी दिखाया गया है, यहाँ लोएस भी है और आप देख सकते हैं झील भी है, समुद्री झील, और ये थार डिज़र्ट। तो बेटा ये हुआ हमारी पृथ्वी का बदलता स्वरूप। हमने जाना कि कैसे आंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स लगातार पृथ्वी को परिवर्तित करते रहते हैं। तो देख लीजिए ये कुछ प्रश्न हैं जिसे आप ज़रूर अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। प्लेटें क्यों घूमती है? तो पता ही है, मैग्मा के कारण। बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल क्या है? अपर्दन क्या है? बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बालू का टिब्बा क्या है? समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? चाप झील क्या है? आदि प्रश्नों का उत्तर भी करते रहिएगा।
Stay at home, stay safe. Thank you.